Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the third part of chapter 5th of 10th class geography and the chapter name is minerals and energy resources. In my last two videos I explained the different types of minerals and in second video I explained the metallic minerals, but in this video I will explain non-metallic minerals. Non-metallic minerals have characteristics that don't yield नोट न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग। नॉन मेटेलिक मिनरल्स उन मिनरल्स को बोला जाता है जिनमें मेटल का कोई भी कंटेंट नहीं पाया जाता या वो खनिज जिनमें धातु का कोई भी अंश नहीं पाया जाता उनको नॉन मेटेलिक या अधात्विक खनिज बोला जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैव करेक्टरिस्टिक्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट डोंट यील्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑन मेल्टिंग। मेल्ट करने के बाद उनसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। जैसे कि मेटेलिक मिनरल्स को, जैसे आयरन ओर को हम मेल्ट करते हैं तो उसके बाद उससे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स की मेल्टिंग के बाद न्यू प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकते। दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ मिलते हैं। इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। फर्स्ट इज माइका एंड सेकंड इज रॉक मिनरल्स। द फर्स्ट इज माइका। इट इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लेट्स। मेटेलिक मिनरल्स में माइका एक ऐसा मिनरल है जो कि सॉफ्ट मिनरल होता है और ये सीरीज ऑफ प्लेट्स के रूप में पाया जाता है। कुछ सेंटीमीटर की हाइट पर ये यानी कि इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर तक ही होती है और उस सेंटीमीटर तक ही 1000 लेयर्स में ये पाया जाता है, यानी कि ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसकी 1000 लेयर्स मिलती हैं कुछ सेंटीमीटर की मोटाई में ही। इट कैन ईजिली स्प्लिट इनटू thin sheet and is an important non-metallic mineral used in electrical and electronics industry due to its excellent dielectric strength and resistance to high voltage। और माइका नॉन मेटेलिक मिनरल्स है और इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये थिन लेयर में मिलता है। और सेकंड थिंग क्या है कि माइका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। ये विद्युत का अच्छा संचालक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इट कैन बी क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन, और ये डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है जैसे ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। इन कलर्स में क्वालिटी के अकॉर्डिंग माइका पाया जाता है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका। माइका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? इंडिया में 4 स्टेट हैं जहाँ पर माइका पाया जाता है। फर्स्ट है झारखंड, सेकंड इज आंध्र प्रदेश, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है छोटा नागपुर प्लेटू। यहाँ पर माइका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द फर्स्ट इज मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द कुदरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। ये झारखंड की यहाँ पर बेल्ट है। हजारीबाग गया और कुदरमा की ये बेल्ट है झारखंड में, जहाँ पर माइका की माइनिंग की जाती है। सेकंड है इन राजस्थान। द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज़ अराउंड अजमेर। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर माइका का माइनिंग की जाती है, माइका को निकाला जाता है। द थर्ड इज नेलोर माइका बेल्ट टू आंध्र प्रदेश, आल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट नेलोर में भी माइका पाया जाता है और यहाँ पर हाई क्वालिटी का माइका पाया जाता है। माइका डिपॉजिट्स आर आल्सो फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर प्लेटू में भी माइका पाया जाता है। द नेक्स्ट इज रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर बोला जाता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनका कंटेंट पाया जाता है। लाइमस्टोन इज ए रॉक मिनरल यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेसेस ऑफ
स्टील प्लांट एंड इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। और चूना पत्थर या लाइमस्टोन का यूज़ आयरन और इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। और सेकेंडली यहाँ पर जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसका रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि सीमेंट को बनाने में लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेज टू कंजर्व मिनरल्स, कि हम मिनरल्स को किस तरह से बचा सकते हैं, उनका संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ यूज ऑफ अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, कि जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमें उनके अल्टरनेटिव्स को यूज़ करना है, जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से उनको बना सकते हैं। और एग्जांपल हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं जिनको हम बार बार बना सकते हैं। द सेकेंड इज़ वॉकिंग ऑन ए पाथ दैट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें जितनी मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए, हमें मिनरल्स को बचाना चाहिए उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उन मिनरल्स को यूज़ कर सके। यूजिंग द मिनरल रिसोर्सेज विद ए ग्रेटर एफिशिएंसी, हमें अपने विवेकपूर्ण ढंग से और एफिशिएंसी से मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए, उनका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। कोल और पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए इनके लिए सब्स्टिट्यूट्स या अल्टरनेट्स को यूज़ किया जाता है, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। द नेक्स्ट इज़ अवॉइड ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, हमें मिनरल्स का एक्सप्लोटेशन रोकना चाहिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए ओवर एक्सप्लोटेशन करता है, मिनरल्स की ज़्यादा माइनिंग करता है। इस तरह से अगर हम ओवर माइनिंग करेंगे तो मिनरल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें ओवर एक्सप्लोटेशन को रोकना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें बायोगैस का यूज़ करना चाहिए खाना पकाने के लिए क्योंकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और कोल, पेट्रोल ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो ये एक अल्टरनेट है और इसको यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ री यूज़ एंड रिसाइकिल द मिनरल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जितने भी मिनरल्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, उनको दोबारा से यूज़ करना चाहिए। जैसे कोल और पेट्रोल, इनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो भी मिनरल्स रीयूज़ या रिसाइकिल करने योग्य हैं उनको रिसाइकलिंग उनकी करनी चाहिए, उनको बार बार यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आयरन ओर को मेल्ट करके, कॉपर को मेल्ट करके हम बार बार डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ यूजिंग मिनरल्स इज़ ए प्लान्ड वे, हमें मिनरल्स को यूज़ करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, एक अच्छे ढंग से हमें विवेकपूर्ण ढंग से मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन उनको यूज़ कर सके, उनके लिए मिनरल्स की कोई भी कमी ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, इट इज़ नीडेड टू कुक, to provide light, heat, to drive vehicles and to operate machines। एनर्जी रिसोर्सेज का हर एक्टिविटी में सभी जो भी हम अपने काम करते हैं उनमें एनर्जी का यूज़ किया जाता है, चाहे हमें खाना बनाने में यूज़ कर रहे हों, लाइट के लिए, हीट के लिए या व्हीकल्स को चलाते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू ऑपरेट मशीन्स, तो मशीन्स को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज दे रखे हैं एनर्जी के। एनर्जी सोर्सेज को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज को परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है और इसके एग्जांपल है फ्यूल्स लाइक
कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको दोबारा से रीयूज़ या इनका रिसाइकिल नहीं कर सकते। इसीलिए इनको कन्वेंशनल सोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। और इनको कन्वेंशनल सोर्सेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। गैर परंपरागत संसाधन वो ऊर्जा के स्रोत जिनको हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं और इनको बार बार हम बना भी सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सन, विंड, वेव्स, टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम अर्थ कोर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। ये सभी ऐसे एनर्जी के सोर्सेज हैं जिनको हम बार बार इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। द फर्स्ट इज़ कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे। दीज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूसेज। इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर एज डिस्कस्ड बिलो। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं या संसाधन है जो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इनको परंपरागत संसाधन बोला जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज दे रखे हैं, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। फर्स्ट है कोल। India is highly dependent on coal for meeting its commercial energy requirements. कोल का यूज़ कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में किया जाता है क्योंकि कोल से एनर्जी बनाई जाती है और उस एनर्जी को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ कोल अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड आल्सो देयर डेप्थ एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल। यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कोल है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स का कोयला पाया जाता है इंडिया में। और ये जो चारों टाइप्स का जो कोयला है या कोल है ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड, यानी उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स का जो कंप्रेशन है उसके ऊपर। सेकंड है कितनी गहराई पर मिलता है। थर्ड है कि इनको दबे हुए पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें दबे हुए कितना टाइम पीरियड हो गया है। तो इस आधार पर कोल की डिफरेंट वेराइटीज़ में ये पाया जाता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड रिलेटेड टू देयर सोर्सेज। कोल इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, सप्लाइंग एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक नीड। और कोल का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है एनर्जी के सोर्स के रूप में, और दूसरा इसका डोमेस्टिक यूज़ में भी किया जाता है। घरों में जो काम किया जाता है उसमें भी कोल का यूज़ किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट। ये 4 प्रकार का कोल है जो कि इन चारों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और चारों में अलग तरह का कंटेंट पाया जाता है और वो इनके टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड कंप्रेशन, टेम्परेचर, इन चीज़ों के ऊपर इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। द फर्स्ट इज़ पीट कोल। ये पीट कोल है, पीट कोयला। पीट इज़ ऑर्गेनिक सॉइल और डिपॉजिट्स ऑफ डेंस वेजिटेबल मैटर ओनली पार्शली डिकम्पोज्ड। जो पीट कोयला है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। ये वेजिटेबल्स का पार्ट होता है, इसको कच्चा कोयला भी बोला जाता है क्योंकि जैसे लकड़ी होती है ये उसी टाइप का होता है। इट हैज़ ए लो कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ही कम हो पाया जाता है। एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, और इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। एज इट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट इट इज़ द मोस्ट इन्फीरियर फॉर्म ऑफ कोल। और इसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि एक गीली लकड़ी की तरह इसकी ये कोयला होता है। जैसे गीली लकड़ी होती है उसी तरह का ये होता है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाता है और ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट कोयला।
सेकेंड इज लिग्नाइट, इट इज़ ए लो ग्रेड ब्राउन कोल, ये ब्राउन कलर का होता है एंड इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट। इम्पोर्टेंट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया इज़ नवेली, तमिलनाडु। और इस तरह का जो कोयला है इसमें मॉइस्चर पाया जाता है और लो क्वालिटी का होता है, और लिग्नाइट कोयला इंडिया में तमिलनाडु में नवेली प्लेस पर मिलता है। द नेक्स्ट इज बिटुमिनस कोयला, इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर एंड इज buried very deep and this is the most popular coal for commercial use। ये अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे ये गहराई में मिलता है और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के कारण इसकी जो फॉर्मेशन है वो बेस्ट क्वालिटी की है। इसमें कार्बन का कंटेंट भी ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ हाई ग्रेड कोल विच हैज़ ए स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस, और इसका यूज़ डिफरेंट काम में इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जैसे कि आयरन की मेल्टिंग करने के लिए और एनर्जी को बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ये अच्छी क्वालिटी का होता है। द फोर्थ इज़ एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये काफ़ी चमकदार है, तो ये इसकी वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पिक्चर है ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल लो क्वालिटी के, जैसे लकड़ी होती है उस तरह का ये होता है, लेकिन ये बिल्कुल तैयार जो कोल होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है, ये वो दोनों टाइप के कोयला हैं, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट। दिस कोल इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल हैविंग हाई कोक कंटेंट। इसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 70 to 80% या इससे भी अधिक पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये इसकी क्वालिटी होती है। In India, coal occurs in the rock series of two geological ages called Gondwana and Tertiary deposits। इंडिया में कोल डिफरेंट जो रॉक्स हैं उनमें पाया जाता है, और ये टू जियोलॉजिकल एजेस यानी कि जो भूगर्भिक काल है, गोंडवाना और टर्शरी, ये दो तरह के कोल डिपॉजिट्स इंडिया में पाए जाते हैं। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल आर लोकेटेड इन द दामोदर वैली। दामोदर वैली यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर गोंडवाना टाइप का कोयला पाया जाता है। वेस्ट बंगाल, दामोदर वैली, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, इस बेल्ट में अच्छी क्वालिटी का कोल पाया जाता है, एंथ्रेसाइट और बिटुमन्स कोयला। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आल्सो हैव कोल डिपॉजिट्स। इन रिवर्स की जो वैलीज हैं, घाटी हैं, यहाँ पर भी कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। टर्शरी कोल इज़ फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। और जो टर्शरी टाइप का जो कोयला है वो पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।